आखिर हम इंसान हैं कौन? हम कहाँ से आए हैं? और सबसे ज़रूरी, हम जा कहाँ रहे हैं? आज हम इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी किताबें सेपियंस और होमो डेयस मानवता के अतीत, वर्तमान और हमारे सामने खड़े भविष्य के बारे में कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल उठाती हैं। तो चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो हरारी के काम के बिल्कुल केंद्र में है और शायद हमारे भविष्य को भी तय करेगा। क्या मशीनें, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकती हैं? लेकिन भविष्य के इस बड़े सवाल तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, अपने अतीत को समझना होगा। आखिर हम होमो सेपियंस इस ग्रह पर इतने हावी कैसे हो गए? देखा जाए तो हम शारीरिक रूप से कई जानवरों से कमजोर हैं। तो फिर हमारी असली सुपर पावर क्या है? इसका जवाब आप जानते हैं, बड़ा ही हैरान करने वाला है। हमारी सुपर पावर है कहानियां बनाने और उन पर विश्वास करने की क्षमता। इन्हें हरारी अंतर्विषयक मिथक कहते हैं। मतलब ऐसी कहानियां जो हैं तो सिर्फ हमारी कल्पना में, लेकिन जब करोड़ों लोग इन पर एक साथ यकीन कर लेते हैं तो ये हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। जरा सोचिए, पैसा क्या है? सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर एक नंबर ही तो है। ये तभी काम करता है जब हम सब इसके मूल्य पर विश्वास करते हैं। ठीक इसी तरह देश, कंपनियां और यहां तक कि हमारे कानून भी हमारी साझा कल्पना की ही उपज हैं। और इन्हीं कहानियों की वजह से लाखों करोड़ों अजनबी एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। हजारों सालों तक इंसान के 3 सबसे बड़े दुश्मन थे: अकाल, महामारी और युद्ध। लेकिन हरारी बताते हैं कि इतिहास में पहली बार हमने इन पर काफी हद तक काबू पा लिया है। और इस एक चीज ने हमारे लक्ष्यों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मतलब अब हम इन समस्याओं की शिकार होने की जगह उनका मैनेजमेंट करने लगे हैं। आज की हकीकत तो ये है कि भुखमरी से ज्यादा लोग मोटापे से मरते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व बदलाव है जो अब मानवता को नए और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर धकेल रहा है। तो जब जिंदा रहने की चिंता कम हो गई है तो इंसान अब क्या चाहता है? हरारी की किताब होमो डेयस के मुताबिक अब हम अमर होने, हमेशा खुश रहने और ईश्वर जैसी शक्तियां पाने के पीछे भाग रहे हैं। हमारा एजेंडा पूरी तरह बदल चुका है। पहले हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ते थे। अब हम मौत को एक तकनीकी समस्या की तरह देखते हैं जिसे हल किया जा सकता है। हम सिर्फ दर्द से बचना नहीं चाहते, बल्कि हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं। हम अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं को पार करके खुद को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। अच्छा, हमारे इन नए बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी और दार्शनिक बदलाव है, और वो है डेटा और एल्गोरिदम का उदय। ये एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया को देखने के हमारे तरीके को ही बदल रहा है। अब हम हरारी के सबसे विवादास्पद आइडिया पर आते हैं। उनका तर्क है कि सभी जीवित प्राणी, हम इंसान भी, बस बायोकेमिकल एल्गोरिदम है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे फैसले, ये सब असल में डेटा प्रोसेसिंग का ही नतीजा है। और अगर सब कुछ एल्गोरिदम ही है तो इससे एक नए धर्म का जन्म होता है, डेटावाद। इस नजरिए में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मूल्य है जानकारी का प्रवाह। ये इंसान को ब्रह्मांड के केंद्र से हटाकर उसकी जगह डेटा को रख देता है। इसका नतीजा क्या होगा? अगर हमारी भावनाएं सिर्फ डेटा हैं तो एक बाहरी एल्गोरिदम जल्दी हमें हमसे बेहतर जानने लगेगा। वो हमारे लिए बेहतर जीवन साथी या करियर चुन सकता है, क्योंकि वो हमारे बायोकेमिकल डेटा को हमसे बेहतर समझेगा। और अब हम आते हैं 21वीं सदी के सबसे जरूरी डेवलपमेंट पर, जिसे हरारी द ग्रेट डीकपलिंग कहते हैं, यानी बुद्धि और चेतना का अलग हो जाना। यहां 2 अलग अलग चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक है बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस, समस्याओं को हल करने की क्षमता, और दूसरी है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस, खुशी, गम और प्यार को महसूस करने की क्षमता। इतिहास में अब तक ये दोनों हमेशा साथ साथ चलती थी, लेकिन एआई के साथ हम पहली बार ऐसी बुद्धि बना रहे हैं जिसमें कोई चेतना नहीं है, कोई एहसास नहीं है। और ये एक बहुत ही डरावना विचार है। हम ऐसी ताकतें बना रहे हैं जो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हम कैसा महसूस करते हैं। उनके पास कोई नैतिकता या सहानुभूति नहीं है। तो इन सभी आइडियाज को एक साथ लाने पर हमारे भविष्य की क्या तस्वीर उभरती है? हरारी कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। भविष्य में एक बेकार वर्ग उभर सकता है जिनकी नौकरियां एआई ने छीन ली हैं। हमारी स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम बनकर रह सकती है जिसे एल्गोरिदम नियंत्रित करेंगे।
डिजिटल तानाशाही पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है और शायद इतिहास की सबसे बड़ी असमानता पैदा हो, जहां कुछ अपग्रेडेड इंसान बाकी पूरी मानवता से कहीं आगे निकल जाएंगे। तो अंत में हरारी का यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। यह सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि भविष्य में इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। समाज का, राजनीति का और हमारी अपनी जिंदगी का क्या होगा जब मशीनें हमें हमसे बेहतर समझने लगेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए जरूरी है। सोचिए कि हम इंसानों के पास एक ऐसी चीज है जो लगभग हर वक्त हमसे जुड़ी रहती है हमारा स्मार्टफोन। और उसमें मौजूद जीपीएस या नेविगेशन ऐप। हाँ, आजकल तो उसके बिना चलना ही मुश्किल है। बिल्कुल। अब जब कोई इंसान गाड़ी चलाते हुए अचानक रास्ता भटक जाता है तो क्या होता है? वो जीपीएस तुरंत बिना किसी घबराहट के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के कुछ ही सेकंड्स में एक नया और बिल्कुल सटीक रास्ता निकाल लेता है। वो बस अपना काम करता है। सही बात है। और उस पूरी प्रोसेस में कोई भी भावना या जज्बात शामिल नहीं होते। वो सिर्फ एक शुद्ध कैलकुलेशन है, डेटा प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जीपीएस को इस बात का कोई दुख या गुस्सा नहीं होता कि गाड़ी गलत रास्ते पर चली गई। एग्जैक्टली। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर गाड़ी चलाने वाला इंसान बिना जीपीएस के रास्ता भटक जाए तो क्या होता है? झुंझलाहट होती है, पसीना आता है, गुस्सा आता है, या शायद थोड़ा डर भी लगने लगता है। हाँ, हम पैनिक करने लगते हैं। सही कहा। तो देखिए, एक तरफ है एक बेजोड़ समझदारी जो बिना किसी भावना के अपना काम कर रही है, और दूसरी तरफ है हमारे अपने इंसानी एहसास। और सच कहूं तो यही आज की इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला विषय है, जो कि वाकई में काफी डीप है। बहुत डीप है। तो आज हम एक ऐसे विचार को डिकोड कर रहे हैं जो शुरुआत में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन दरअसल ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हम मशहूर इतिहासकार युवल नोआ हरारी की किताब होमो डियस के विचारों पर बात करेंगे। और इसके साथ ही हम गार्डियन और लेस रॉन्ग जैसे जर्नल्स की समीक्षाओं पर भी नजर डालेंगे। हाँ, और रेडिट पर चल रही उन तीखी बहसों को भी लेंगे जहां लोग इस बात पर उलझे हुए हैं कि आखिर आने वाले कल में इंसान की जगह क्या होगी। तो हमारा मिशन आज इस डरावने लेकिन बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस और चेतना यानी कॉन्शियसनेस एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो रहे हैं। ये जो अलगाव है ना, या जिसे हम डीकपलिंग कह सकते हैं, मेरा मानना है कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। देखिए, सदियों से इंसान ये मानता आया है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट या बुद्धिमान है तो उसमें भावनाएं होना या सचेत होना ज़रूरी है। पर आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने अब इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इन दोनों शब्दों के बुनियादी फर्क को साफ करना होगा। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, लोग इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस को मिक्स कर देते हैं। वही ना। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई टारगेट दिया गया है और उसे हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका खोजना ही इंटेलिजेंस है। और दूसरी तरफ आती है चेतना या कॉन्शियसनेस, जिसका सीधा मतलब है कुछ महसूस करने की क्षमता, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जैसे दर्द या खुशी। हाँ, जैसे दर्द का अनुभव करना, खुशी महसूस करना, प्यार, गुस्सा या दुख का एहसास होना। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस नहीं है, ये बस एक फीलिंग है। तो जैसे हमने वो जीपीएस वाला एग्जाम्पल लिया था शुरू में, वो शहर के ट्रैफिक का एनालिसिस करके लाखों डेटा पॉइंट्स को तेजी से प्रोसेस करके सबसे अच्छा रास्ता खोजने में किसी भी आम इंसान से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, पर उसमें चेतना बिल्कुल शून्य है। उसे कोई निराशा या खुशी महसूस नहीं होती। यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि आधुनिक विज्ञान ने दिखा दिया है कि बेहद हाई लेवल की इंटेलिजेंस के लिए चेतना का होना कतई जरूरी नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो इंसान इस धरती पर इसलिए राज करता रहा क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीजें एक साथ मौजूद थीं। दोनों का कॉम्बिनेशन था हमारे पास। एग्जैक्टली। हमने अपने दिमाग की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पहिए और आग का आविष्कार किया
और अपनी चेतना के कारण एक दूसरे का दर्द महसूस किया, सहानुभूति दिखाई और इस तरह एक बड़े समाज का निर्माण किया। यानी एक तरह से हमारे लिए होशियार होने का मतलब ही था भावनाओं के साथ जुड़े होना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन आज अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करने वाले एआई को देखें या गूगल के एल्गोरिदम्स को ही ले लीजिए, एक मेडिकल एआई बिना किसी एम्पैथी के, बिना ये जाने कि कैंसर का दर्द कैसा होता है, आज इंसानी डॉक्टरों से कई बेहतर तरीके से बीमारियों का पता लगा रहा है। वाह। वो लाखों एक्सरे और एमआरआई स्कैन्स को प्रोसेस करके ऐसे पैटर्न्स पकड़ लेता है जो शायद दुनिया का सबसे काबिल डॉक्टर भी मिस कर जाए। मशीनें बिना जाने की तकलीफ आखिर होती क्या है, उस तकलीफ का सबसे बेहतरीन और सटीक इलाज खोज रही हैं। सच कहूं तो ये थोड़ा डरावना लगता है सुनने में, क्योंकि अगर एक एल्गोरिदम बिना किसी फीलिंग के इतनी सटीकता से और इंसानों से बेहतर काम कर सकता है, तो फिर इन इंसानी भावनाओं की आखिर अहमियत क्या रह जाती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब हमने हमेशा उदारवादी मानवतावाद यानी लिबरल ह्यूमनिज्म पर भरोसा किया है। हमारी पूरी दुनिया, हमारे कानून, हमारा पूरा समाज इसी बात पर टिका है ना कि इंसान की फीलिंग्स, उसके अनुभव और उसकी फ्री विल दुनिया में सबसे ऊपर है। हाँ, और यहीं पर लेस रॉन्ग जर्नल की एक समीक्षा है जो एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ा असहज करने वाली बात सामने रखती है। विज्ञान और बायोलॉजी अब तेजी से ये मानने लगे कि इंसान और दूसरे जीव दरअसल कोई जादुई प्राणी नहीं है, बल्कि वो महज एल्गोरिदम्स हैं। एक मिनट रुकिए, मैं ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना चाहती हूँ। जीव एक एल्गोरिदम है, ये सुनने में बहुत ही मशीने लगता है। थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, हाँ। मतलब मैं कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को तो समझती हूँ जहाँ कोडिंग होती है, इफ दिस देन दैट वाला लॉजिक होता है, लेकिन बायोलॉजी में एल्गोरिदम का क्या मतलब हुआ? ऐसे हरारी के ही एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बाबून यानी बंदर की एक प्रजाति, उसकी कल्पना कीजिए। वो पेड़ पर कुछ केले देखता है, लेकिन उसी पेड़ के ठीक पास एक शेर भी सो रहा है। अच्छा। अब उस बाबून को यह फैसला करना है कि वो उन केलों के लिए छलांग लगाए या नहीं। ठीक है, तो वो ये डिसाइड कैसे करेगा? तो बाबून का दिमाग उस वक्त एक बेहद जटिल प्रोबेबिलिटी एल्गोरिथम रन कर रहा होता है। उसका शरीर तेजी से डाटा प्रोसेस करता है। मेरी भूख का लेवल क्या है, केलों की दूरी कितनी है, शेर के जागने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरी दौड़ने की स्पीड क्या है। ओ, तो वो एक कैलकुलेशन कर रहा है। एग्जैक्टली। ये सारे कैलकुलेशंस बाबून के दिमाग में केमिकल इंपल्सेस और न्यूरल सिग्नल्स के रूप में तेजी से प्रोसेस होते हैं। और इस पूरी कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है ना, बाबून उसे एक फीलिंग के रूप में महसूस करता है। मतलब वो डर और भूख के डेटा को डेटा की तरह प्रोसेस करता है। हाँ, अगर भूख का डेटा उस शेर वाले डर के डेटा से ज्यादा भारी पड़ता है तो उसे अचानक एक हिम्मत की फीलिंग आती है और वो छलांग लगा देता है। ओहो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमें भावनाएं या फीलिंग्स लगती हैं, वो दरअसल हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहे डेटा प्रोसेसिंग का ही एक फाइनल रिजल्ट है। बिल्कुल सही। हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे फैसले दरअसल हमारे दिमाग में होने वाले इन्हीं केमिकल सिग्नल्स का डेटा है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे अंदर कोई अलग से आत्मा या कोई जादू वाली चीज़ नहीं है जो ये फैसले ले रही हो। हमारा हर एक एहसास बस डेटा का एक प्रस्तुतिकरण है। अब यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूँगी, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमने देखा कि रेडिट पर चल रही चर्चाओं में भी इस बात पर खासा बहुत तीखा पुशबैक देखने को मिला था। हाँ, लोग इस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। वही ना, क्या हम वाकई में सिर्फ डेटा और लॉजिक का एक स्ट्रक्चर है? रेडिट के एक यूजर ने एक बहुत ही वैलिड सवाल उठाया था कि इंसान का चीजों को समझना नॉन लिनियर और इंट्यूटिव होता है। इंट्यूशन का पॉइंट काफी लोग उठाते हैं। हाँ, मतलब हम हर चीज को गणित की तरह बैठकर थोड़ी सॉल्व करते हैं। कई बार हमें बस अंदर से गट फीलिंग आती है कि यार ये फैसला सही लग रहा है। क्या एक कोरी मशीन, एक एआई कभी इस इंसानी सहज ज्ञान या इंट्यूशन की बराबरी कर सकता है? ये वाकई एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये इंसान के
अपने आप को स्पेशल मानने के भ्रम को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। वो कैसे? देखिए, जिसे ये रेडिट यूजर्स या हम सब इंट्यूशन या सहज ज्ञान कहते हैं ना, वो दरअसल हमारे दिमाग द्वारा सबकॉन्शियस रूप से यानी अचेतन रूप से पैटर्न्स को पहचानने की ही एक प्रोसेस है। यानी आप कह रहे हैं कि इंट्यूशन भी बस एक तेज कैलकुलेशन है। जी हाँ, जब एक एक्सपीरियंस इंसान किसी सिचुएशन को देखकर अचानक से कोई बिल्कुल सही फैसला लेता है, तो उसका दिमाग पिछले कई सालों के अनुभवों के डेटा को कुछ ही मिलीसेकंड्स में प्रोसेस कर लेता है। अच्छा। अब क्योंकि वो प्रोसेस इतनी तेज होती है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को यानी हमारे सचेत दिमाग को उसका एहसास तक नहीं होता, तो हम उस कैलकुलेशन को इंट्यूशन जैसा एक रहस्यमयी नाम दे देते हैं। तो एक एआई इस इंट्यूशन को कैसे कॉपी कर सकता है? उसको तो सालों का अनुभव नहीं है ना वैसा। द गार्डियंस की समीक्षा इस पॉइंट को बहुत क्लियर करती है। देखिए, एआई को इस इंट्यूशन को खुद महसूस करने की जरूरत नहीं है, उसे बस इसे डिकोड करना है, और वो ये काम बायोमेट्रिक्स के जरिए बहुत खूबी से कर रहा है। बायोमेट्रिक्स से मतलब हमारी हार्ट रेट वगैरह? बिल्कुल। आज स्मार्ट वॉचेस इंसान की हार्ट रेट नाप रही हैं, कैमराज आंखों की पुतलियों के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान नेटफ्लिक्स पर फिल्म देख रहा है। वो इंसान किस सीन पर पॉज करता है, किस सीन को देखकर उसकी हार्ट रेट बढ़ती है, ये सारा का सारा डेटा एल्गोरिदम के पास डायरेक्टली जा रहा है। अब गूगल या किसी एआई एल्गोरिदम की अपनी कोई इच्छाएं या फीलिंग्स तो नहीं है। हाँ, वो तो मशीन है। लेकिन वो इन फिजिकल और बिहेवियरल डेटा को तेजी से प्रोसेस करके ये बिल्कुल सटीक जान सकता है कि इंसान उस वक्त क्या महसूस कर रहा है। माय गॉड! तो इसका मतलब है कि वो एल्गोरिदम एक इंसान की भावनाओं को डिकोड कर लेगा, वो भी बिना उन भावनाओं को खुद एक्सपीरियंस किए। एग्जैक्टली। एआई जान जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है या खुशी मिल रही है, और वो भी इससे पहले कि उस इंसान को खुद अपनी उस भावना का क्लियर एहसास हो। मशीनें खुद को तो नहीं जानती, लेकिन वो हम इंसानों को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानने लगेंगी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और डरावनी भी। बहुत डरावनी। मतलब अगर कोई एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर जानने लगे तो क्या होगा? जैसे अगर स्पॉटिफाई ये तय कर सकता है कि आज मेरे मूड के हिसाब से मुझे कौन सा गाना सुनना चाहिए, और वो गाना मुझे मेरे किसी सबसे करीबी दोस्त की सुझाई गई प्लेलिस्ट से भी ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये तो बस शुरुआत लगती है। सिर्फ गाने सुनने तक बात नहीं रुकेगी। वही तो, जब मशीनें हमारे बड़े फैसले लेने लगेंगी तो इस इंसानी समाज के ढांचे का क्या होगा? और मुझे लगता है यहीं से डेटाइज्म यानी डेटावाद का उदय होता है। बिल्कुल। डेटाइज्म इज सदी का सबसे नया और सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड व्यू या नजरिया बन रहा है। हमारी रिपोर्ट्स और सोर्सेज के अनुसार डेटाइज्म एक ऐसी विचारधारा है जहां किसी भी अनुभव की कीमत सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो कितना उपयोगी डेटा पैदा कर सकता है। सही कहा। अगर कोई इंसानी अनुभव डेटा में तब्दील नहीं हो सकता तो इस नए सिस्टम में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। यानी इंसानी फीलिंग्स सिर्फ तब तक जरूरी हैं जब तक उनसे कोई पैटर्न निकाला जा सके, है ना? अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, मैक्रो लेवल पर, तो इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम वाकई में बहुत ही चिंताजनक हैं। होमो ड्यूस इसी दिशा में एक बहुत बड़ी और भयानक चेतावनी देती है। क्या चेतावनी? जब मशीनें और एल्गोरिदम्स हर एक काम को, चाहे वो फिजिकल काम हो या मेंटल काम, हमसे बेहतर और बिना किसी भावना में बहे करने लगेंगी, तो समाज में ऑटोमेशन की एक ऐसी आंधी आएगी जो एक बिल्कुल नए वर्ग यानी क्लास का निर्माण करेगी। और हरारी ने इस वर्ग को बेकार वर्ग या यूजलेस क्लास का नाम दिया है। बेकार वर्ग, ये शब्द सुनने में ही काफी चुभने वाला है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ उन मजदूरों से है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं और जिनकी जगह शायद रोबोट्स ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। ये जो यूजलेस क्लास है ना, ये सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स भी शामिल हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर एक एल्गोरिदम लीगल दस्तावेजों को एक किसी अनुभवी वकील से ज्यादा तेजी और सटीकता से पढ़ सकता है, हाँ, जो कि वो कर भी रहे हैं आजकल, और अगर एक मेडिकल एआई किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बेहतर बीमारी पकड़ सकता है,
और यहाँ तक कि अगर एक एआई सिस्टम इंसानों की भावनाओं को समझकर किसी म्यूजिशियन या आर्टिस्ट से बेहतर गाना भी बना सकता है, तो फिर आखिर इंसानों की जरूरत कहाँ रह जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। 20वीं सदी में लोगों को सबसे बड़ा डर इस बात का था कि ताकतवर लोग उनका शोषण करेंगे, यानी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। लेकिन 21वीं सदी में सबसे बड़ा डर शोषण का नहीं है, बल्कि इररेलेवेंट यानी अप्रासंगिक हो जाने का है। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आपने, इररेलेवेंट हो जाने का है। समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटने के कगार पर है। एक तरफ होगा एक छोटा सा बेहद अमीर और लगभग भगवान जैसा ताकतवर वर्ग, जिसे एलीट कह सकते हैं, जिसके पास इस सारे डेटा और एल्गोरिदम्स का पूरा नियंत्रण होगा। और दूसरी तरफ होगा एक ऐसा विशाल यूजलेस क्लास जिसका आर्थिक या राजनीतिक रूप से कोई उपयोगिता या वैल्यू ही नहीं बचेगी। सीधी सी बात है, जब एआई किसी इंसान से बेहतर और सस्ता काम कर सकता है, तो कोई भी बिजनेस इंसान की सेवाओं के लिए पैसे क्यों देगा? पॉइंट है। और देखिए, बात सिर्फ रोजगार तक ही सीमित नहीं लगती मुझे। लेस वर्क और गार्डियन के रिव्यूज जब मैं पढ़ रही थी, तो एक और भयानक पहलू सामने आता है जिसे बायोपॉलिटिक्स कहा गया है। हाँ, बायोपॉलिटिक्स तो बहुत ही डेंजरस टर्न है ना? हाँ। मतलब अगर एल्गोरिदम इंसान के डर, उसकी चिंताओं और उसकी कमजोरियों को उस इंसान से भी बेहतर समझता है, तो सोचिए कि पॉलिटिक्स में इसका कैसा इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कैंपेन्स तो पूरी तरह बदल जाएंगे। बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके वोटर्स को सिर्फ वही जानकारी दिखाएगी जिससे उनकी भावनाएं सबसे ज्यादा भड़कती हों। चुनाव तो ऐसे जीते जाएंगे जैसे कोई मशीन लोगों के दिमाग का रिमोट कंट्रोल चला रही हो। हाँ, मैनिपुलेशन इतना सटल होगा कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वही ना, ऐसे में हमारी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा, जिस पर हमने अपनी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी की है, वो कहाँ बचेगी? वो महज एक भ्रम बनकर रह जाएगी। हम सोचेंगे कि हम खुद फैसला ले रहे हैं, पर डेटा पहले ही तय कर चुका होगा। और द गार्डियन की समीक्षा में इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले एग्जाम्पल से समझाया गया है। ये उदाहरण दरअसल जानवरों से जुड़ा हुआ है। जानवरों से? वो कैसे? देखिए, आज हम इंसान खुद को इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं। हाँ, हम हैं भी। बिल्कुल। और अपनी इस बुद्धिमत्ता के अहंकार में हम फार्म में पलने वाले सूरों, मुर्गियों या गायों के दर्द और उनकी चेतना को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन्हें बेहद भयानक और क्रूअल कंडीशंस में रखते हैं, उनका पूरा शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो हमसे कम स्मार्ट हैं, इसलिए उनकी फीलिंग्स की कोई खास वैल्यू नहीं है। ये तो वाकई एक कड़वा सच है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा दर्द किसी भी दूसरे जानवर के दर्द से ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। अब ठीक इसी लॉजिक को आने वाले कल पर अप्लाई करके देखिए। कल को जब एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हमारे सामने खड़ा होगा, जिसकी बुद्धिमत्ता के आगे हमारी अक्ल वैसी होगी जैसी हमारे सामने एक आम जानवर की होती है, तो क्या वो सुपर एआई हमारी चेतना और हमारी तकलीफों की परवाह करेगा? ओह वाह, ये काफी डार्क पर्सपेक्टिव है। क्या वो इंसान के उन स्वतंत्र अधिकारों का सम्मान करेगा जिन पर हम आज इतना गर्व करते हैं? शायद वो एआई भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम आज मक्खियों या फार्म के जानवरों के साथ करते हैं। उस सिस्टम के लिए हमारी भावनाएं और हमारा वजूद बस एक फालतू की रुकावट हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और झकझोर देने वाली बात है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने लिए एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जहां हमारी ही बनाई हुई मशीनें हमें उसी दर्जे पर ला खड़ा करेंगी जिस दर्जे पर आज हमने दूसरे जीवों को रखा हुआ है। वही तो ट्रेजेडी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? हमने इतनी गहराई से बुद्धिमत्ता, चेतना, एल्गोरिदम और डेटाइज्म को यहाँ पर डिस्कस किया, पर इन सारे डराने वाले लेकिन रियल फैक्ट से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक बहुत ही क्लियर मैसेज निकलता है इससे। और चेतना का ये जो अलगाव है, डीकपलिंग है, ये कोई दूर भविष्य की साइंस फिक्शन फैंटेसी नहीं है। ये आज बिल्कुल इसी वक्त हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, हर बार जब हम अपना फोन उठाते हैं, बिल्कुल, जब हम रात को बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं,
तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई एल्गोरिदम ये तय कर रहा होता है कि हमारा अगला विचार क्या होगा, हम अगली कौन सी चीज खरीदेंगे, और यहाँ तक कि हम किस पॉलिटिकल न्यूज़ पर गुस्सा करेंगे। हमारी जो आज़ादी है वो धीरे धीरे इन डेटा पॉइंट्स में सिमटती जा रही है। और इसलिए सुनने वालों के लिए ये जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि इस बदलते हुए दौर में खुद को अप्रासंगिक यानी इर्रेलेवेंट होने से बचाने का आखिर रास्ता क्या है? हाँ, सोल्यूशन क्या है? अगर कोई आज भी सिर्फ पुरानी चीज़ों को रटने या एक ही तरह का मोनोटोनस काम करने पर निर्भर रहेगा, तो ये आने वाली मशीनें उससे बहुत आसानी से उस बेकार वर्ग यानी यूजलेस क्लास में धकेल देंगे। भविष्य में इंसानों के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल्स होंगी वो होंगी लर्निंग यानी लगातार नई चीज़ें सीखने की क्षमता, और सबसे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। सही बात है। हमें हर उस जानकारी पर सवाल उठाना पड़ेगा जो स्क्रीन्स के जरिए हमारे सामने परोसी जा रही है। एकदम सही कहा आपने। हमें अपनी इस चेतना का इस्तेमाल सिर्फ भावनाओं में बह जाने के लिए नहीं करना है, बल्कि सही और गलत की पहचान करने और खुद को लगातार अपग्रेड करने के लिए करना होगा। तो चलिए आज की अपनी इस गहन चर्चा को हम एक ऐसे ही बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ ख़त्म करना चाहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी सोर्सेस को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं सीधे मेरे जहन में आता है। मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ। देखिए, शुरुआत में हमने जीपीएस का एग्जाम्पल लिया था जो बिना कुछ महसूस किए रास्ता दिखाता है। अब ज़रा एक कदम आगे की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कल को एक बेहद उन्नत और एडवांस्ड एआई है जो बिना किसी चेतना के काम कर रहा है। वो आपके सारे बायोलॉजिकल डेटा, आपके पास्ट और आपके दिमाग को स्कैन करता है और आपके लिए एक ऐसी बेहद भावुक कविता लिखता है, या आपसे इतनी मीठी और समझदारी भरी बातें करता है जो सीधा आपके दिल को छू ले और आपकी आंखों में आंसू ला दे। वाह, ओके। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता हो कि वो मशीन खुद कुछ भी महसूस नहीं करती, कि उसमें ना प्यार है, ना दर्द है, ना कोई आत्मा है, तो क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो बहुत एग्जिस्टेंशियल सवाल हो गया। या फिर क्या हम इंसानों के लिए अपनी खुद की इन भावनाओं का वो भ्रम, वो इल्यूजन ही काफी होगा जिससे हम उस मशीन द्वारा पैदा किए गए उस नकली एहसास से ही सच्चा प्यार कर बैठेंगे? इस बारे में फुर्सत निकालकर सोचिएगा जरूर। आज की इस बेहद दिलचस्प और गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक ऐसे ही नए और सोचनीय विषय के साथ फिर मिलेंगे।